ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें, और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में। मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, आजादी का जज्बा, जितना मर्जी जुल्म किया उन्होंने, वो आजादी का जज्बा। इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में, एपीडीएम की जमातें एक तरफ थी, तो तब उन्होंने पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता करवाया, और हम सारे थे एपीडीएम में, हम कह रहे थे चीफ जस्टिस को निकाला, उसको बहाल करो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था, 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया, ये सब रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे, उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो, और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। तो इससे कोटली के बाशऊर लोगों, समझने की बात है, आपके कितने लोग बाहर मैनचेस्टर, इंग्लैंड, कई मैं कश्मीरी वहां से मिलता हूं जो कोटली से आए हुए हैं, वो सब समझते हैं इन चीजों को कि अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। अब नरेंद्र मोदी से ये उसको क्यों साथ बुलाना चाहता था नवाज शरीफ? क्योंकि ये भी कश्मीर के लोगों, सुन लो कोटली के लोगों, जो हिंदुस्तान की लॉबी है बाहर और खास तौर पे अमेरिका में, वो इजराइल के साथ मिलकर काम करती है, सबसे तकड़ी लॉबी है। इसको उसकी दोस्ती इसलिए कर रहा था नरेंद्र मोदी से कि वो इसकी मदद करे, अगर इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाए। तो ये जो नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उस वक्त रहील शरीफ थे नवाज शरीफ के जमाने में, उसको दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट करता था। लेकिन मुल्क का वजीर आजम उसको शादियों पे बुलाता था, उससे दोस्ती करता था। सो इसलिए सुन लें कि ये जो हमारे मुल्क पे पिछले दौर जुल्म हुए हैं, इन दोनों के 10 सालों में मुल्क में हमारा जिसको हम अपना एलाई कहते थे, हमारा दोस्त, वो यह बमबारी करता था, ड्रोन अटैक्स करता था। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की, और मुनाफिकत, पब्लिक में मुजम्मत, और उनको इजाजत दे रहे हैं। एक और किताब है, ये भी
नौजवानों ये भी नोट कर लो, एक किताब है ओबामा's वॉर, बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे अमेरिकी जनरल से, वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहे कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें मर्द बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है, और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए, उनके बच्चे मार गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनी? जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और कोटली के लोगों, दूसरी चीज आपने ये पूछना है कि आपके होते हुए गुर्बत कम हुई कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हुई कम? क्या आपने लोगों के, गरीब तबकों के लिए कुछ किया? मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं, एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। कामयाब पाकिस्तान में एक खानदान जो 40% नीचे खानदान है, उसको सूद के बगैर कर्जा, एक फर्द को, ताकि वो अपनी दुकान कर सके, अपनी जिम्मेदारी कर सके, उसको सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उस खानदान को हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है, उसमें हम माइक्रो फाइनेंस के जरिए बिल्कुल सस्ते कर्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सके। ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा। तीसरी चीज कि वो एक घर के अंदर एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो अपनी कोई नौकरी और हुनर सीख सके। आजकल कंप्यूटर एज है, बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं।